हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग एसएससी सीजीएल की इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम करने जा रहे हैं सेट नंबर 14 जो कि हुआ था 19 जुलाई 2023 को, और ये है शिफ्ट 2 का पेपर। कल हम लोगों ने शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किया था, ठीक है। अच्छा, इसके पहले हम लोग 13 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, तो मतलब हुआ कि 14 तारीख का, 17 तारीख का और 18 तारीख वाला हम लोग सारा सेट लगा चुके हैं। अच्छा, केवल 23 का ही नहीं, सॉरी 30 निकल गया मुंह से, 2023 का ही नहीं, हम लोग 2022 का भी डिस्कशन पूरा का पूरा एसएससी वाला कर चुके हैं, सीएचएसएल वाला कर चुके हैं, एमटीएस वाला दो सेट लगा चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेट है आपके पास हैं, आप प्रीवियस पेपर लगा डालिए सारे के सारे जितना कराए गए हैं। अप्रैल में आपका पेपर है, फिर मई में आपका सीएचएसएल है, फिर जून में भी आपका पेपर होगा एमटीएस का। लगातार आपके पेपर लगे होंगे। अभी आपके पास 5-6 महीने का गैप है। इन 5-6 महीनों को आप अच्छी तरह से यूज करिए, जी भर के। मतलब ये मत सोचिएगा कि अभी 6 महीने का गैप है, हम लास्ट के 2 महीने में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। 6 मंथ्स कंटिन्यूअस लगे रहिए आप, और ना केवल इंग्लिश में बल्कि मैथ और रीजनिंग और जीएस में भी आप उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ जुटे रहिए। चारों में बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, एक से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। चारों सब्जेक्ट में जब बैलेंस बनेगा तब ठीक हो पाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस पेपर सबका लगाइए, ये नहीं कह रहे कि केवल अंग्रेजी का प्रीवियस पेपर सॉल्व करिए, सबके प्रीवियस पेपर डिस्कस करिए, सबके मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि ये जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो करिए, अगर यहाँ पे कुछ गलती है तो, और गलती है ही क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नो सब्स्टिट्यूशन का नहीं है। तो चलिए देखते हैं। दे आर द पीपल, ये वो लोग हैं। आगे लिखा है विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड, तो विच देखिए पीपल के लिए विच नहीं लगता, पीपल के लिए बच्चा क्या लगता है, हु लगता है, ठीक है। विच किसके लिए लगता है, नॉन ह्यूमन के लिए, बर्ड्स हो, एनिमल हो, थिंग हो, उनके लिए विच लगता है। ह्यूमन के लिए हम लोग हु लगाते हैं। तो देखो यहाँ दैट आर लुक्ड, दैट लग तो सकता था लेकिन लुक्ड नहीं लगेगा, लुकिंग लगेगा, क्लियर। और विच यहाँ भी लगा है, नहीं लगेगा। हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड, ये आपका आंसर सही हो गया। यहाँ लिखा है हु इज लुकिंग, तो हु इज लुकिंग में इज नहीं हो पाएगा क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, पीपल है। आर लगना चाहिए, इज नहीं लगना चाहिए। आपका कौन सा आंसर हो गया, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में खाली जगह भरिए। लिखा हुआ है कि रेडियम इज अ वाइट पाउडर, जो रेडियम होता है एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है। डैश टेबल साल्ट, मतलब जो टेबल साल्ट का मतलब क्या हुआ, जो ये नमक होता है जो सब्जी वब्जी में पड़ता है, दाल वगैरह में, उसी के जैसा देखने में लगता है। तो दैट लुक्स लाइक, लुक्स लगे लाइक लगेगा, ये ठीक है। लुक लाइक नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, पाउडर। दैट किसके लिए लगा, पाउडर के लिए। पाउडर किसके लिए लगा है, रेडियम के लिए। अच्छा, पाउडर के पहले आ भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो दैट के बाद जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर वर्ब लगेगी। सिंगुलर वर्ब लगेगी तो आपको लुक्स लगाना पड़ेगा, लुक प्लूरल हो जाएगी, गलत हो गया। दैट विल लुक लाइक, विल में क्यों जाएंगे आप, क्योंकि ये नमक की विशेषता बताई जा रही है, सॉरी रेडियम की विशेषता बताई जा रही है। तो जब किसी केमिकल या किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में बताते हो तो परमानेंट होता है ना, फ्यूचर या पास्ट नहीं होता, वो परमानेंट प्रॉपर्टी होती किसी चीज़ की। तो रेडियम की एक ऐसी विशेषता आप बता रहे हैं जो हमेशा के लिए होगी, तो वो विल में नहीं जाएगा। अच्छा, लुकिंग कैसे कंटिन्यूअस में जाएगा, कंटिन्यूअस में या विल में जाने का मतलब हुआ वो एक दिन की बात कर रहे हो, जबकि हम बात हमेशा के लिए कर रहे हैं। तो होना चाहिए था यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लगाएंगे तो लुक और लुक्स दो चीज़ें बच रही थी। लुक लग नहीं पाएगा क्योंकि सिंगुलर है, इसलिए लुक्स आपका सही आंसर होगा, पहला वाला, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप, आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी खाली जगह भरनी है। देखो लिखा है द डैश पर्पज ऑफ द कोचिंग वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स। कोचिंग का जो मेन पर्पज़ था वो टैलेंटेड प्लेयर्स को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। तो कैसा पर्पज़ होना चाहिए, मेन पर्पज़। मेन पर्पज़ यहाँ मीन पर्पज़ होगा, मीन नहीं होगा, माइन पर्पज़ भी नहीं होगा। क्या होगा, ये वाला मेन स्पेलिंग नहीं होता, ये क्या होता है, ये वाला होगा मेन, MAIN, मेन पर्पज़ वाला। मुख्य वाला जो मेन होता है वो ये चौथा वाला है आपका मेन पर्पज़, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। तो ये चौथा वाला आंसर हुआ। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। चाइल्ड बेरीव्ड ऑफ वन बोथ ऑफ द पेरेंट्स, एक ऐसा बच्चा जिसके एक पेरेंट मतलब मदर या फादर या फिर दोनों के दोनों पेरेंट्स से वंचित हो चुका है, जिसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। तो ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? आर्फन कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अनाथ, मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। बाकी वर्ड देख लो। लाउड का मतलब होता है लंपट। लंपट समझ गए, मतलब एकदम से गवार देहाती टाइप, मतलब गाँव वाले को नहीं कह रहा हूँ मैं। गवार का मतलब असभ्य अशिष्ट होता है, लंपट जिसको कहते हो। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? लाचार। कैसा आदमी? जो एकदम से बेसहारा लाचार हो, जिसके पास कोई मदद कोई हेल्प नहीं हो, उसको कहते हैं। डिसोलेट का मतलब क्या हुआ? सबसे अलग थलग, एकदम से किनारे हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर टीचर दैट, आप अपने टीचर से कैसे कहेंगे कि द विंड मिल इज बीइंग बिल्ट बाय मास्टर यादव। आगे लिखा, इसको आप एक्टिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो लिखा द विंड मिल इज बीइंग बिल्ट। यहाँ बीइंग बिल्ट को आप पकड़ लीजिए, बीइंग के साथ बिल्ट लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है अगर पैसिव वॉइस में, तो इसका मतलब इसकी एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होगी बिल्ड, और बिल्ड में आईएनजी लगा होगा। इज बिल्डिंग, इज बिल्डिंग, ठीक है ना। बाय मास्टर यादव लिखा हुआ है, इसका मतलब मास्टर यादव पहले होगा। मास्टर यादव किसमें किसमें? 1 2 3 में दिया हुआ, यहाँ बिल्ड मिल दिया है, ये गलत हो गया। अब आपको क्या करना? इज के साथ हमको बिल्डिंग लिखना है, तो यहाँ बीन होगा नहीं और बिल्ड होगा नहीं, और इज के साथ बिल्डिंग यहाँ हमको मिला, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो एक इडियम दिया हुआ है, इस इडियम की मीनिंग बतानी है आपको। लिखा हुआ है कि ब्लो समथिंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। ब्लो समथिंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ द प्रोपोर्शन मतलब क्या हुआ? औसत से ज़्यादा, जितना उचित है उससे ज़्यादा। किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हो, तो या तो आप बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो या बहुत ज़्यादा घटा दे रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। ज़रूरत से कम करके दे रहे हो या ज़रूरत से ज़्यादा बदतर कर दे रहे हो उसको। तो यहाँ देखो पहला ऑप्शन यह, बिहेव्स एज इफ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इज मच वर्स दैन इट रियली इज। मतलब ऐसे बिहेव करना जैसे कोई चीज़ जो कि घटित हुई है वो जो हकीकत है, दैन इट रियली इज, मतलब जितना हकीकत में होना चाहिए उससे मच वर्स है, उससे कहीं ज़्यादा बदतर, उससे ज़्यादा बुरी है। ये बात तो मैं बोल ही रहा था, यही तो आंसर होगा, यही मैंने कहा भी था। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 में एंटोनियम बताना है आपको किसका? ये जो अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है, लिखा द मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। तो डेलीगेट का मतलब क्या होता है? जो अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं, जो अपने बदले में किसी और को भेज देते हैं। जिसे मैनेजर्स को जो काम करना होता है अपने बदले में अपना एक क्या करते हैं? अपना एक डेलीगेट, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर देते हैं। तो कोई मैनेजर अगर रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो अपने वर्कलोड को कम करना चाहता है, यही वो कहना चाहते हैं। तो वर्कलोड को कम करना, इसका अपोजिट आप डेलीगेट, डेलीगेट करना मतलब प्रतिनिधि नियुक्त करना, यानी वर्कलोड को कम करना। तो इसका मतलब वो अपने से वर्कलोड को हटाएंगे ना, तो इसका मतलब हुआ, इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम ये होगा कि वर्कलोड को अपने पास रखना चाहते हैं। तो अपने पास रखने का मतलब क्या हुआ? कि ये रिटेन होगा, ठीक है ना। दे वांट टू कीप देयर वर्कलोड विद देम, तो ये हो जाएगा रिटेन, आपका एंटोनिम हो गया रिटेन। अच्छा, बाकी जो वर्ड है उसकी मीनिंग आपको बता देता हूँ। डिप्यूट, डिप्यूट का मतलब वही होता है डेलीगेट करना। डिप्यूट का साइनोनिम है डेलीगेट करना, ठीक है। रिटेन एंटोनिम हो जाएगा। नॉमिनेट का मतलब होता है किसी को नामित करना, और अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना। तो करीब करीब ये तो सब के सब, ये वाला, ये वाला, ये वाला तो करीब करीब साइनोनिम ही है, सब के सब हो गए। तो केवल यही एक एंटोनिम बच रहा है, दूसरा वाला, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 8 भाई। 8 में क्या करें? वही सब्स्टिट्यूट करना है इसको। किसको सब्स्टिट्यूट करना? ये एक वर्ड दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? तो देखिए लिखा है कि सी इज एन ऑफुल बोर। ऑफुल बोर का मतलब क्या हुआ? कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप बुरी तरह बोर हो जाते हो। कोई आदमी आपको इतना पकाता है, पकाना वर्ड सुना है कि नहीं? कोई आपको इतना पकाता है, आपका एकदम दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। सी इज एन ऑफुल बोर। लिखा है कि सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन डैश। सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन डैश, वो क्या किया करती है अपना? सी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन ट्रम्पेट। मुहावरा है,
अपनी मतलब क्या होता है, अपना ही राग अलापना, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। तो ब्लो योर ओन ट्रम्पेट में सैक्सोफोन की जगह क्या लगाना है आपको, ट्रम्पेट लगाना है। मुहावरे में यही फिट है, आप उसकी जगह पे कोई दूसरा यंत्र नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका, बताना है साइनोनिम। किसका साइनोनिम बताना है, एक वर्ड दिया हुआ है वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब क्या होता, वेंडेटा का मतलब हुआ जब आपकी किसी से नहीं पड़ती है, या जनरली इसको यूज किया जाता है बदला लेने के लिए, जिसको वंश बैर कहते हैं, खानदानी दुश्मनी चली आती है तो उसको आप कहते हैं वेंडेटा। या अपने घर में या किसी मतलब प्रतिशोध लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए जब हम कोई घटना करते हैं, रिवेंज लेने के लिए किसी को मार पीट देते हैं या उसकी हत्या कर देते हैं तो उसको वेंडेटा कहा जाता है, ठीक है। पैशन का मतलब क्या होता है, जोश या जुनून, तो ये नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि पैशन में आदमी मार देगा किसी को, लेकिन वो वेंडेटा नहीं होगा ना। पैशन में किसी को मार देंगे तो वेंडेटा नहीं होगा, वो बदला लेने के लिए किया गया होगा तब होगा ये। डायलेमा का मतलब आप एक अनिश्चय की कंडीशन में, अनसर्टेनिटी की कंडीशन में है, क्या करें क्या ना करें, ये वाला हो जाता है। डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति हो जाती है। तो अगर आप बदला लेना चाहते हैं किसी से तो इसका मतलब आप उससे सहमत नहीं है, असहमत हैं, तब बदला लेना चाहेंगे। हालांकि एग्जैक्ट नहीं है। वेंडेटा का एग्जैक्ट साइनोनियम क्या होता, ये हो जाता अवेंज लिखा होता या रिवेंज लिखा होता, ठीक है, ये हो जाता। या आप रिटेलिएट कह देते, रिटेलिएट ये लिखा होता तो ये ज़्यादा सटीक साइनोनिम होते। लेकिन अवेंज, रिवेंज और रिटेलिएट यहाँ दिया ही नहीं है तो हम करेंगे आखिर, जो दिया है उसी में से ना ढूंढोगे। और वैसिलेशन मतलब अस्थिरता होती है, आप कभी किसी निर्णय पे कभी किसी निर्णय पे, तो वैसिलेशन और डायलेमा करीब करीब सिमिलर हो जाएंगे, ये दोनों ही नहीं लग पाएंगे। तो आपका डिसएग्रीमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, मैं आपकी इस बात को मानता हूँ कि वेंडेटा का सटीक साइनोनिम डिसएग्रीमेंट है नहीं, लेकिन सटीक साइनोनिम नहीं है तो डिसएग्रीमेंट के अलावा और कोई इसका साइनोनिम लगा भी नहीं सकते हो। भले आप सहमत नहीं हो, भले आपको वो ठीक ना लग रहा हो, पर लगाना वही पड़ेगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन कतई नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन करना है। आप अपनी किसी बुक में साइनोनिम एंटोनिम की किसी बुक में रट के आए होंगे कि वेंडेटा का साइनोनिम ये होता है। आप जो रट के आए हैं जरूरी नहीं कि यहाँ पे मिल जाए, यहाँ सिचुएशन देखनी होती है। हमको जो ऑप्शंस मिले हैं उन्हीं ऑप्शंस में से हमको एक चुनना पड़ेगा जो बेस्ट सुटेबल लग रहा हो, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एंटोनिम बताना है आपको। किसका एंटोनिम बताना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसिएंट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, क्षणिक, क्षणभंगुर कहते हैं ना। क्षणिक मतलब क्या होता है, जो कुछ पलों के लिए हो, कुछ पलों के लिए हो या कुछ समय के लिए हो, जो परमानेंट नहीं हो, जो टेम्पोरेरी हो। तो ट्रांसिएंट का साइनोनिम क्या होगा, टेम्पोरेरी होगा। टेम्पोरेरी मतलब क्या हुआ, थोड़े दिनों के लिए कोई चीज़ हो। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो गया परमानेंट। परमानेंट का मतलब जो स्थायी हो, जो हमेशा के लिए, हमेशा के लिए हो। तो आपको यहाँ पे मिल गया। देखो यहाँ पर जो पढ़े हो किताब में वही वाला मिल गया, ये एक इत्तेफाक है। नहीं तो इसके पहले वाले की तरह हो सकता है जो आप पढ़ के आए हो परमानेंट है, वो सब ना लगा होता। तो ये ऑप्शन हो गया आपका एंटोनिम। बोरिंग का मतलब समझ ही रहे हो, बोर होते भी होगे। फ्लीटिंग का मतलब जो चीज़ निकल रही हो, भाग रही हो। तो जो भाग रही हो, निकल रही हो, उसका मतलब क्या हुआ, वो तो ट्रांसिएंट ही हो गया ना, टॉक्सिक जहरीला के लिए हो जाएगा। आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 में। और आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, इसमें से कौन सा है। साइंस हैज मेड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोग्रेस में क्या होगा, PRO होगा, फिर GRE होगा, फिर SS होगा, ठीक है। PRO GRE SS ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 12 में देखो एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। अरेंजमेंट इसको पढ़ के हम लोग देखते हैं फिर क्या करते होगा। क्यूपू, ठीक है। क्विपू, क्विपू क्या होता है, एक तरह का यहाँ लिखा है ना कि नॉटेड रोप है। रोप मतलब क्या हुआ, एक रस्सी होती है, ठीक। क्विपू एक तरह की रस्सी है, नाम है उसका। और ये रस्सी कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, एम्प्लॉयड बाय द इनकास। इनकास क्या होता है, साउथ अमेरिका की एक जनजाति है। साउथ अमेरिका के जो मूल निवासी हैं, जनजाति है एक तरह की, वो कभी वहाँ के वो शासक रूलर हुआ करते थे, तो ये लोग यूज करते हैं उसको। सर्व्ड एज मेमोरी एड, मेमोरी एड के रूप में इस रस्सी को वो लोग यूज करते हैं, समझ गए। क्विम्पू एक तरह की रस्सी है, एक बार फिर समझाता हूँ आपको। क्विम्पू एक तरह की रस्सी है, रोप है, रस्सी है, जिसको इनकास, साउथ अमेरिका के इनकास जनजाति के लोग यूज करते हैं और जो मेमोरी एड के रूप में काम करती है। फिर लिखा इन्होंने डिफरेंट कलर्स वर यूज टू डाई एंड स्ट्रिंग्स।
ठीक है। डाई द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग्स हैं, जो उसमें धागे होते हैं, धागे, रस्सी में धागे होंगे ना, जो धागे होते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स यूज किए जाते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब उन्होंने कहा कि येलो रिप्रेजेंटेड मनी। अब यहाँ पे डिफरेंट कलर्स की बात की है और अलग अलग कलर की बात किया। यहाँ येलो कर दिया, यहाँ व्हाइट कर दिया, यहाँ रेड कर दिया, ठीक है ना। तो सॉरी, व्हाइट नहीं है, ये रेड है। तो आ जाओ, यहाँ कलर्स की बात हो रही है। कलर्स में 2 कलर्स का नीचे जिक्र हो गया। तो कलर्स कहने के बाद ही फिर हम येलो और वाइट की बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि डू यू रियलाइज दैट 5 येलो नोट्स। अब यहाँ पे येलो की बात कर दी है, यहाँ इन्होंने कहा 5 येलो नोट्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? 5 गोल्ड कॉइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे समझ से तो कहानी सीधे सीधे चल रही है। यहाँ पे ए वाले में ए वाला पहला होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रस्सी का जिक्र हुआ है, एक रस्सी का जिक्र हुआ है। और बी में इन्होंने कहा कि रस्सी में कई कलर होते हैं। सी में इन्होंने कहा कि वो पीला और लाल ये चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी सी सीधे ले लो। डी में कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं 5 पीले धागों का क्या मतलब होगा या 5 पीली गांठों का क्या मतलब होगा? तो जब आप येलो कलर की बात कर लेंगे उसके बाद ही तो 5 पीली गांठों की बात करेंगे, तो ये चौथा हो जाएगा। सीधे ए बी सी डी 1 2 3 4 में चले आइए, आपका ये चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आते हैं आपके अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहे हैं कि ये सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस में आप बताइए क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लिखा इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार। तो इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार प्रेजेंट में है, आकार के लिए लगाओ इज ही पहले होगा तो वाज और डज तो गया काम से। फिर लिखा इज अ कार नॉट बीन, जबकि ड्राइविंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बीइंग लगना चाहिए ना, तो बीन नहीं होगा बीइंग होगा, ये हो गया। ठीक, अगला आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका। तो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। किसका बताना है? इन्नेट का बताना है। इन्नेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात। जन्मजात का मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें बाय बर्थ मिलती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बाय बर्थ हम सीख लेते हैं, जो हम समाज से नहीं सीखते, जो हम बाहर आके किताबों में पढ़ के नहीं जानते, जो इन्नेट क्वालिटी होती हैं, जो हमें जन्म के समय ही हमें वो सारी चीज़ें, वो गुण, वो स्वभाव, वो क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। इन्नेट होता है। ये नेट का नेचुरल क्या हो जाएगा? नेचुरल साइनोनियम हो जाएगा। लर्नेड का मतलब क्या हुआ? जो हम स्कूल में सीखे, कोचिंग में सीखे, ठीक है, या माहौल वातावरण से सीखे, वो लर्नेड हो जाएगा। तो यही आपका एंटोनिम होगा। ये नेट का मतलब क्या हुआ? जन्मजात पैदाइशी होता है, और लर्नेड का मतलब हमने ग्रहण किया है, हमने सीखा है। एक्वेटिक पानी से रिलेटेड होगा, जलीय हो जाएगा। और रिप्लीट लिखा हुआ है। रिप्लीट का मतलब क्या होता है? से लबालब भरा हुआ। रिप्लीट का मतलब क्या हुआ? लोडेड विद, एकदम से खचाखच भरा हुआ। ठीक, तो आंसर आपका कौन सा हुआ? लर्नेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 15 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? देखो वहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है आपको। हैविंग अ कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजिली यील्ड टू प्रेशर, मतलब एक ऐसी आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, एक ऐसी निरंतरता है, एक आपके अंदर ऐसी निश्चय है एक तरह आपके अंदर, कि जो इजिली सरेंडर नहीं करता, मतलब दबाव के आगे जो झुकता नहीं है। तो जो दबाव के आगे झुकता नहीं है उस गुण को क्या कहोगे? फर्म होना। फर्म का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चयी होना, मतलब फिक्स डिटरमिन्ड होना। ठीक, आप एकदम से डिटरमिन्ड हैं, एक बार जो सोच लिए वो सोच लिए, वो करके रहेंगे, तो उसको कहते हैं फर्म होना या डिटरमिन्ड होना। एक वर्ड दिया है आपका रैमरॉड। रैमरॉड का मतलब जानते हैं? रैमरॉड का मतलब होता है छड़ी। ठीक है ना, ये होगा, या कोई लेना देना। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? एनफ, पर्याप्त होगी कोई चीज़, तो ये हो जाएगा। क्लोज का मतलब बहुत करीब में हो जाता है, तो आंसर फिलहाल यही वाला होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहे हैं? देखो 16 में कह रहे हैं एरर बतानी है आपको। लिखा है आ सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी का मतलब जो अंतरिक्ष में जितने भी बॉडी, जितने भी पिंड, जो भी ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में, स्पेस में पाए जाते हैं, उनको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडी या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज अ नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग। इज के बाद आ लगा दिया, यहाँ भी आ लगा था तो ठीक है। नेचुरली अकरिंग फिजिकल थिंग, यहाँ भी ठीक है। एसोसिएशन है या फिर कन्फिग्रेशन है। दैट हैपेंस, दैट के साथ सिंगुलर लगा है, ठीक है। दैट हैपेंस इन द विजिबल यूनिवर्स, ठीक है। तो एकदम से करेक्ट है, कोई एरर नहीं है इस सेंटेंस में, तो ये नो एरर का क्वेश्चन होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? क्या कोई गलती मिलेगी तब ना एरर होगी? चलिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है बच्चा? फिर से एरर। देखो स्काई अपीयर्स ब्लू। आज मतलब पेपर बनाने वाले के दिमाग में आसमान ही चल रहा है। तो
स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स, क्यों आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू, इसलिए नीला दिखाई देता है। तो गलती क्या है? स्काई के पहले दा लगाना चाहिए। द स्काई, सेलेस्टियल बॉडी जितनी भी होती हैं उनके पहले हम दा लगाते हैं, तो द स्काई यहाँ पे लगना चाहिए था द स्काई, इसलिए गलती किस में हो गई? पहले वाले में ही हो गई। अब आप बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। क्या करना है आपको? खाली जगह भरनी है। हैव यू एवर ट्राई टू ऑर्डर डैश इन अ रेस्टोरेंट? क्या आपने कभी रेस्टोरेंट में डैश चीज़ ऑर्डर करने की कोशिश की है? इसमें करना है आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड। तो ये देखो सब में कैबेज लिखा हुआ है, तो कैबेज में CA होता है ना, CE नहीं होता, तो ये गलत हो गया कैबेज, ये भी कैबेज गलत हो गया, ये कैबेज भी गलत हो गया, ये चौथा वाला कैबेज सही है। ये क्या होता है? पत्ता गोभी। कैबेज समझ रहे हो ना, पत्ता गोभी, ये हो गया कैबेज। ठीक, चलिए ये इसके स्पेलिंग सही होती है कैबेज की। अब आओ अपने 19 नंबर पे। तो 19 नंबर में क्या? वंस मोर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आ जाओ। लिखा कि ग्राफोलॉजी, ग्राफोलॉजी का मतलब होता है कि राइटिंग का साइंस, साइंस ऑफ राइटिंग। ग्राफोलॉजी में क्या होता है? ग्राफोलॉजी इज अ साइंस इन विच नेचर, कैरेक्टर, पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ राइटर इज डिटरमिन्ड टू सी हिज राइटिंग। तो कोई आदमी लिखता है, उसकी राइटिंग को देख करके किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी, उसके स्वभाव, उसके स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस के बारे में पता लगाया जाता है। एक तरह का साइंस है ये। तो ग्राफोलॉजी टेल्स देम अबाउट कैंडिडेट टेम्परामेंट, हाईलाइटिंग बोथ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये होता है ग्राफोलॉजी। टेल्स देम, किसको बताती है? अभी हमें ये देम ढूंढना है। मेनी कंपनीज यूज इट, इट किसके लिए लगा है? ग्राफोलॉजी के। मेनी कंपनीज यही देम है, ठीक है ना, तो ये पहले आ जाएगा अभी। मेनी कंपनीज यूज इट फॉर, लिखा एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस। तो ये है ना, जब भर्ती करेंगे तभी तो कैंडिडेट की बात आएगी। तो बहुत सी कंपनीज हैं जो ग्राफोलॉजी को यूज करती हैं अपने यहाँ कैंडिडेट्स की भर्ती के लिए, और ग्राफोलॉजी उनको उस कैंडिडेट की टेम्परामेंट, उसके वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों को हाईलाइट कर देता है। तो बी के बाद ए होगा, ये बात तो 100% श्योर हो गई। अब आ जाओ डिस्पाइट पब्लिक, डिस्पाइट लगा दिया तो इसका मतलब ये बाद में ही आएगा। डिस्पाइट पब्लिक सेप्टिसिज्म, सेप्टिसिज्म का मतलब लोगों को कुछ शंका है, आशंका है इस बात पर कि ये सही है या गलत है। उन लोगों की आशंका के बावजूद ग्राफोलॉजी प्लेज अ कोवर्ट रोल, कोवर्ट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल या इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है इन ब्रिटिश मैनेजमेंट, ब्रिटेन के मैनेजमेंट में ग्राफोलॉजी का बड़ा यूज किया जाता है। अच्छा, सी इस बी के पहले लगा दो, क्योंकि जब ब्रिटिश मैनेजमेंट में ये बड़ा रोल प्ले करेगा तभी हम कहेंगे कि बहुत सारी कंपनी जिसका इस्तेमाल करती हैं भर्तियां लेने में। तो सी हो गया पहले, किसके? बी के पहले। ठीक है, अब आ जाओ। मॉडर्न ग्राफोलॉजी बिगेन अर्ली इन 19th century व्हेन अ फ्रेंच चर्चमैन जीन हिप्पोलाइट माइकन क्रिएटेड फर्स्ट ग्राफोलॉजिकल कैटलॉग। तो ये शुरुआत हुई ग्राफोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद यूज बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी सबसे पहले आ जाएगा, DCBA, उल्टा नीचे से चले जाओ, डी फिर सी फिर बी फिर उसके बाद ए। DCBA कहाँ ऑप्शन मिल रहा है? ये मिल रहा है आपका DCBA ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चा? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है? इनक्रेडिबल का साइनोनिम बताना है। इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है हम जब किसी पर भरोसा कर सकते हैं। इनक्रेडिबल का मतलब जो अविश्वसनीय है, जिस पर हम भरोसा ही नहीं कर सकते हैं। तो जिस पर भरोसा नहीं कर सकते वो क्या होगा? सॉरी, अनबिलीवेबल होगा। क्या होगा? अनबिलीवेबल। क्रेडिट मतलब क्या होता है? बिलीफ। तो इनक्रेडिबल का मतलब अनबिलीवेबल, जिस पर हम भरोसा ना कर सकें। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? यथार्थवादी। रिजनेबल का मतलब उचित होता है। अनअचीवेबल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हम हासिल नहीं कर सकते, जिसे हम पा नहीं सकते हैं। तो ये चौथा वाला हो जाएगा, अनबिलीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन आता है आपका 21। तो 21 से लेकर के 25 तक जो होता है उसको हम बार बार रोज रोज बताते हैं, तो आज नहीं बताएंगे। चलो, एक पैराग्राफ होगा और ये पैराग्राफ बहुत लंबा चौड़ा है, तो ज़रा ढंग से पढ़ लेते हैं इसको। लिखा है द कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है? हमारी आंखों में होती है, जिससे हम लोग देखते हैं, जो लेंस जहाँ लगा होता है। द कॉर्निया अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग एंड अ स्फेरिकल लेंस मेकअप ऑफ, ये बना किससे होता है? द आईज लेंस सिस्टम बनाता है ये, जस्ट लाइक एनी अदर कैमरा, कैमरा की तरह।
द रेटिना इज अ काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म, रेटिना रीयूजेबल फिल्म की तरह होती है। दिस इज द डैश फॉर इमेज, ये इमेज के लिए डैश का काम करती है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, उसके लिए बेस का, ग्राउंड का, उसके लिए पर्दे का काम करती है। रेटिना पर्दा होता है। आगे लिखा है द साइज ऑफ द ओपनिंग, जो आंखों में जो देखे होंगे आई बॉल में एक छोटा सा काला सा छेद होता है जिससे रोशनी अंदर जाती है। तो जो ओपनिंग होती है आंख की और उसकी जो शेप होती है, लेंस का जो शेप होता है, एंड द मूवमेंट ऑफ द आई, जो आंख का मूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंट्रोल्ड बाय वेरियस सेट्स ऑफ मसल्स। हमारी आंखों में जो मसल्स होती हैं वो इसी को कंट्रोल करती हैं कि कितना बड़ा ओपन होगा, किधर हमारा मूवमेंट करेगी आंखें। आगे लिखा देयर आर 3 थिंग्स दैट हैपन, जब हम किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? टू फिट ऑन द रेटिना, जो ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो रेटिना पर फिट होने के लिए योर आईज टाइनी स्क्रीन, हमारे आँख की जो टाइनी स्क्रीन है, जो छोटी सी स्क्रीन है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके कहते हैं द इमेज मस्ट बी रिड्यूस्ड इन साइज। तो इमेज जो होती है उसको साइज में छोटा कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। एक काम ये होता है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं। और इट इज़ नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट एट द रेटिनाज डैश, और ये ज़रूरी है कि रेटिना की डैश चीज़ पर जो लाइट स्कैटर हो रही है वो फोकस हो जाए। ठीक है। आगे लिखा है टू मैच द रेटिनाज कर्व, जो रेटिना कर्व होती है, रेटिना ऐसे होती है ना, तो कुछ ऐसे सी, तो रेटिना के कर्व से मैच करने के लिए इमेज को भी कर्व होना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखा द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाय द लेंस, जो इमेज है उसको रेटिना पर कौन फोकस करता है? लेंस के द्वारा। कैसे करता है? वर्किंग डैश, कौन कौन करता है? कॉर्निया और लेंस साथ में काम करते हैं। ठीक है। जो लिखा फिर से देखो, द इमेज इज फोकस्ड ऑन रेटिना बाय द लेंस एंड कॉर्निया, तो लेंस और कॉर्निया दोनों साथ में काम करते हैं। तो वर्किंग टुगेदर यहाँ पे एक साथ में लगेगा, वर्किंग टुगेदर, यहाँ का फिक्स हो गया, यही लगेगा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है। साथ साथ में काम करते हैं ये लोग। अब इसमें और नीचे हम पढ़ नहीं रहे हैं, ये सब छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद आपका इसके बाद वाला फिलर आपका देखते हैं क्या होगा। सीधे यहाँ जाओ, लिखा कि दिस कॉर्नियल टिश्यू, जो आंख में कॉर्नियल टिश्यू होता है, इज अमेजिंग बिकॉज इट हील्स एंड रीबाउंड्स इमीडिएटली। जो कॉर्नियल टिश्यू है उसमें अगर कट लग जाता है तो बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है और फिर जुड़ जाता है। ठीक है ना। और आगे लिखा है डैश द नीड ऑफ स्टिचेज, और चूंकि जैसे जो रेटिना का टिश्यू होगा, रेटिना का ही है ना, नहीं कॉर्नियल टिश्यू है, जो कॉर्निया का टिश्यू है, अगर उसमें थोड़ा सा कट अप लगा देते हैं तो तुरंत अपने आप वो जुड़ जाएगा। ठीक है। खुद ही जुड़ जाता है, खुद ही रिबाउंड कर लेता है, खुद ही हील हो जाता है, दवाई वाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब उसमें कट लगाया जाता है तो उसको स्टिच करने की, उसमें टाँका लगाने की, सिलाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ क्या होता है, विदाउट द नीड फॉर स्टिचेज, वहाँ पे स्टिचेज टाँके लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, यहाँ हो गया नो नीड। आगे लिखा टू मेक प्रिसाइज कट, छोटा कट अगर लगाना होता है, ठीक है, प्रिसाइज कट एज डैश एज अ क्वार्टर माइक्रोन, तो यहाँ छोटे की बात करेंगे तो एज स्मॉल की बात करोगे ना, एक बहुत छोटा कट, कितना स्मॉल एज माइक्रोन, इतना छोटा कट लगाना हुआ। तो चौथा और पांचवा तो हम लोग भर चुके हैं। 1 में देखो क्या होगा, इन्होंने कहा कि जो हमारी रेटिना होती है, हमारी इमेज का क्या होती है, इमेज का रीजन होगा कि फाउंडेशन होगा कि कॉज होगा कि जस्टिफिकेशन होगा। तो हमारे रेटिना जो है वो हमारी इमेज का क्या होता है, फाउंडेशन होता है। आपको एक बार और दिखा देते हैं वही क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये आपका क्लियर किया, यहाँ देखो लिखा हुआ है, इन्होंने कहा कि जो रेटिना है वो एक काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म है और दिस इज द डैश फॉर इमेज, इमेज इसी पर बनती है। तो इमेज इसी पर बनती है तो ये इमेज का क्या होगा बताओ, तो ये इमेज का फाउंडेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक, मैंने यही कहा था, ये इमेज का रीजन नहीं, कॉज नहीं, जस्टिफिकेशन, ये इमेज का फाउंडेशन होगा जो हमारी रेटिना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। तो इन्होंने कहा टॉप है, साइड है, सरफेस है और लेन है। तो 22 सेकंड नंबर वाले फिलर के लिए चलते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा, ये तो तीसरा वाला है, दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पे है। तो ये वाला आपका फिलर है, रेटिना के किस चीज़ में बनता है। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। यहाँ देखो, इट इज़ नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट एट द रेटिनाज डैश, रेटिना के किस चीज़ पर लाइट फोकस होना चाहिए, बताइए आप। रेटिना के किस चीज़ पर, चित्र बनने के लिए रेटिना के किस चीज़ पर लाइट फोकस होना
चाहिए बताओ, रेटिना के टॉप पे कि रेटिना के सरफेस पे कि साइड पे कि लेन पे? तो जाहिर सी बात है रेटिना की सरफेस पर बनेगा ना, रेटिना की सरफेस पर फोकस होगा तभी तो चित्र बनेगा। तो साइड वाइड में नहीं बनता रेटिना के, ठीक है ना, टॉप पे सरफेस पे बनना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ, तीसरे में क्या लिखा है, सेलेक्ट द मोस्ट सेपरेट। ये थर्ड नंबर पे क्या होगा, एलोन होगा कि ये सेपरेटली होगा कि टुगेदर होगा कि कंसिस्टेंटली? तो मैंने कहा था कि लेंस पर उस पर रेटिना पर चित्र बनने के लिए लेंस को और रेटिना को साथ में, कॉर्निया को साथ में काम करना पड़ता है। थर्ड नंबर पे आपको दिखाते हैं, साथ में काम करने के लिए लगा हुआ था। ये रहा आपका, देखिए मैं यहाँ पे अभी देखो टुगेदर दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। क्लियर करता हूँ। इन्होंने कहा कि इमेज को फोकस करने के लिए रेटिना पर क्या होगा, लेंस एंड कार्निया वर्किंग डैश वर्किंग टुगेदर, साथ साथ काम करते हैं ये। और यही मैंने आपको बताया था कि इस काम के लिए क्या करेंगे, रेटिना और लेंस कैसे काम करेंगे, एलोन, सेपरेटली, कॉन्शियसली या टुगेदर, टुगेदर साथ साथ में काम करेंगे, पहले लिख दिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, मतलब 24 में क्या लिखा, एबॉलिशिंग, एलिमिनेटिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग या डिस्ट्रॉइंग। तो बात ये हो गई थी कि कार्निया के जो टिश्यू होते हैं वो अपने आप जुड़ जाते हैं और तुरंत जुड़ जाते हैं, उसमें स्टिचिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो स्टिच करने की जरूरत नहीं होगी तो एबॉलिशिंग स्टिचिंग, एबॉलिश में तो होता है उन्मूलन करना, किसी चीज़ को जड़ से साफ कर देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्टिचिंग की जरूरत नहीं होती, टाँके की जरूरत नहीं होती, टाँके का सफाया नहीं करना है। एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, विदाउट हो जाएगा, तो एलिमिनेटिंग लगा दो, इसकी ज़रूरत नहीं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्टिचिंग नहीं होगा ना डिस्ट्रॉइंग स्टिचिंग होगा, तो स्टिचेस की जरूरत नहीं है तो एलिमिनेट करेगा। जिस चीज़ की जरूरत नहीं होगी उसको क्या करोगे, उसको आप एलिमिनेट करोगे। तो एलिमिनेटिंग स्टिचेज, आपको टाँके लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 25 में क्या कहोगे, कहते हैं कि वो इतना छोटा होता है, बोला था ना एज डैश एज टाइनी लिखा था वहाँ पे, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे कि अपने मन से बता दिए। इन्होंने कहा टू मेक प्रिसाइज कट, छोटा कट कराने, बहुत छोटा कट लगाने के लिए, कितना छोटा, एज डैश एज क्वार्टर माइक्रोन। अब जब आप क्वार्टर माइक्रोन की बात करोगे तो छोटा होगा, बड़ा तो होगा नहीं। तो ठीक है, आ जाओ। अब देखो यहाँ पे अपने ऑप्शन, क्वार्टर माइक्रोन, तो देखिए यहाँ लार्ज लिखा, हाई लिखा है, बिग लिखा है। लार्ज हाई बिग बड़े होंगे, क्वार्टर माइक्रोन में क्या हो जाएगा, छोटा होना चाहिए ना, तो स्मॉल लगेगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन, किसके, सेट नंबर कौन सा चल रहा है, 14 का, ठीक है। तो 14 हो गए, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने क्वेश्चन हो गए हैं। आज हमारा है 19 का सेकेंड वाला। क्लियर हो गई बात, चलिए। तो ये सेशन आप लोगों को आज थोड़ा जल्दी में पढ़ाए हैं, फ्लो ज़्यादा ठीक बन गया है। वो तो कुछ था नहीं खास इसमें जिसमें हम लोग रुक के उसको समझाएं, बीच में कुछ बातें हो गई, चलो कोई बात नहीं है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिएगा कि 6 महीने बचे हुए हैं, मान लीजिए कि बस केवल 6 हफ्ते बचे हुए हैं। जुटे रहो इसी तरह से, 2024 आपका होगा। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में, फिर अपना ख्याल रखिएगा तब तक, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।